हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो में। जो आज मैं बात कर रहा हूँ वीएफएस में आप जाते हो ना, उसमें वीएफएस में अपना डॉक्यूमेंट जब सबमिट करते हो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसके बारे में वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। आपको पूरा फुल डिटेल बताऊँगा कि वीएफएस में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक बाई ये वन बाई वन करके बताऊंगा जितना डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं सारा सर मैं आपको बताऊंगा। आप इजी से अपना कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, उसमें वहाँ से लिख लीजिए। इवन मैं डिस्प्ले में भी दिखा दूंगा क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तब मैं यही सोचता हूँ कि कोई बंदे का मेरे वीडियो से उसको वैल्यू मिले, प्रॉफिट मिले, समझे कि मेरे से कुछ उसको नॉलेज हो जाए कि माल्टा आने के लिए माल्टा की डॉक्यूमेंट कोई सबमिट हो, माल्टा वीएफएस में कोई भी जो नेसेसरी नीड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाना नहीं चाहता हूँ, इवन फालतू का वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। तो सो गाइस, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए वीएफएस के लिए, क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो गाइज, चलते स्टार्ट करें। सबसे पहले एक वीएफएस वीज़ा फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब जब वीएफएस में आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें पहले वीज़ा फॉर्म चाहिए, ठीक है। पहले वीज़ा फॉर्म फर्स्ट में। सेकेंड में आप जब वीएफएस में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट, जब वीएफएस आप बुकिंग करते हैं ना, वीएफएस जब बुकिंग करते हैं ना, तो उसमें आपको एक पेपर आता है, ठीक है, स्लिप आता है, वो वीएफएस का फॉर्म चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो पेमेंट किए होंगे ना उसका स्लिप भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। थर्ड नंबर में आपको चाहिए एक कवर लेटर। कवर लेटर लाजमी चाहिए, ठीक है। एक कवर लेटर इसके लिए हो गया कि आपको पूरा उधर आप किस आपका एक्सपीरियंस, उसमें कवर लेटर में आपका एक्सपीरियंस लिखा रहता है, उसमें आप किधर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल दिया होता है, ठीक है। 3 नंबर में हो गया। 4 नंबर हो गया आपका एआईपी लेटर। एआईपी लेटर मीन्स ये जो प्रिंसिपल लेटर होता है ना, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, समझे कि वो वर्क परमिट हो गया। वर्क परमिट हमारा हमसे बोलते हैं ना वर्क परमिट, तो समझे सिंपल तरीके में बुझिए वही वर्क परमिट है। हम इधर एआईपी लेटर बोलते हैं, सिंपल तरीके में प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में आपका एक प्रिंसिपल लेटर हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल लेटर सबसे मेन असल यही है आपका वर्क परमिट, ठीक है, जो कि इधर आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूव होके आपके पास जाता है, इधर से आपको जीमेल में जाता है, ठीक है। और ये जीमेल में जाएगा, इवन आपकी कंपनी में भी जिसका आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो हायर किया हो तो उसके पास भी जाता है, ठीक है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में आपको समझिए कि आपका इनविटेशन लेटर, और जो कंपनी आपको देता है ना, कंपनी इनविटेशन लेटर कि हम इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, तो ये इनविटेशन लेटर हो गया, ठीक है। तो आपको एक वो एचआर आपको भेज दिया होगा, तो इनविटेशन लेटर आपको चाहिए, ठीक है। जब वीएफएस में जब डॉक्यूमेंट सब तो इनविटेशन लेटर सबसे पहले ही होनी चाहिए, ठीक है, लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। कि वो आप जब टीचर आपको पूरा डॉक्यूमेंट भेज देगा वैसे बात नहीं है, मगर फिर भी मैं क्या क्या चाहिए वो बता दें, ठीक है। इन्विटेशन लेटर चाहिए 5 नंबर। 6 नंबर में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जो अब जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मेरा सैलरी ये है, मेरा कंपनी में मैं ये चीज़ में काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रोबेशन पीरियड सब कुछ पूरा लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा कब से शुरू करेंगे, क्या 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 रिकमेंड है, कैसे हायर किया है, सब उसमें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, सैलरी बेसिक आवर उसमें पूरा A to Z लिखा हुआ, कंपनी रूल रेगुलेशन पूरा आपको उसमें दिखाया जाएगा, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया 6 नंबर में। फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो उसमें एक सिंपल में भूल गया, एक सिंपल पर मर्मादा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है, तो वो कंपनी पर आपको एचआर, तो वो भी होने चाहिए उसमें एचआर की सिग्नेचर, और फिर उसके बाद आपका जो उधर का मेन उधर का सीईओ रहता है ना उसका सिग्नेचर उसमें रहता है, चाहे उसमें डायरेक्टर जो कंपनी का जो डायरेक्टर रहता है ना तो उसका सिग्नेचर उसमें रहता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, समझे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपका एक बुझिए कि 1 साल का जो पीरियड है ना, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आएगा, एक पेपर में रहता है, बुझिए
वो डायरेक्टर सिग्नेचर करके देता है और फिर उसके बाद आपके पास जाता है वो। उसमें ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मगर ये बोला जाता है कि चाहिए, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये चाहिए नहीं हो, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में समझिए कि आपका टीचर आईडी कार्ड। आपको टीचर आईडी कार्ड नहीं होगा ना तो समझ लीजिए कि आपको वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देगा। तो टीचर आईडी कार्ड जो टीचर आपको भेजेगा ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी भेजेगा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी भेजेगा, इन्विटेशन लेटर भेजेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी भेजेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको उधर से आ ही जाएगा, जो VFS से है ना, एडिटा माल्टा से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एम्प्लॉयर आपको ये प्रोवाइड डॉक्यूमेंट करेगी, ठीक है। इन्विटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेटर, फिर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये IHR आईडी कार्ड, ये पूरा आपको HR प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में आपका लॉन्ग लीज एग्रीमेंट। अब आपके पास लीज एग्रीमेंट नहीं है ना, तो ये लोग उसी टाइम डॉक्यूमेंट आपका कैंसिल, उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। लॉन्ग लीज में कि वो इधर का गवर्नमेंट लोग सोचते हैं कि हाँ बंदे को मैं हायर इधर मैं भेजा देता हूँ तो इधर आके किधर रहेगा, तो वो लोग को प्रूफ चाहिए। इधर बिना प्रूफ को कुछ होता नहीं है, तो ठीक है। तो आपको लॉन्ग लीज एग्रीमेंट या हाउस अथॉरिटी चाहिए, एनी हाउ, ठीक है। 1 साल का जो 6 महीने का होता है हाउस अथॉरिटी आपको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद रेंटल डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, उसी में आपको कितना बंदे उसमें रह रहा है, कितना लड़का उस बिल्डिंग में रह रहा है, कितना फ्लैट में, उस फ्लैट में कितना लड़का, तो रेंटल डिक्लेरेशन प्रूफ उसमें लिखा रहता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ वो जो ऑन रहता है ना, वो प्रोवाइड आपको करता है। अगर मान लीजिए आपके पास हाउस अथॉरिटी नहीं है, ये सब नहीं है, तो कोई अच्छी कंपनी रहती है ना, तो वो लोग आपको डॉक्यूमेंट इधर से वो लोग 15 या 20 दिन के, चाहे 1 मंथ के स्टे बना के डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ दे के होटल में रहने के लिए वो लोग व्यवस्था करके आपको भेज देता है, ठीक है। वो भी जिस होटल में बुक करके भेजता है ना, उसका ID कार्ड रहता है वो। फिर उसके बाद जो से होटल रहता है उसका भी पूरा प्रूफ लेके सिग्नेचर करके नोटराइज करके उधर भेज दिया जाता है, ठीक है, बंदे को जो आना चाहता है उसको। ये हो गया डिक्लेरेशन प्रूफ। अब 14 नंबर में हो गया कि ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया कि आपको एनी हो, जब ट्रैवल इंश्योरेंस जब बनवाइएगा ना, तो 6 महीने का मत बनवाइएगा, चाहे 3 महीने का मत बनवाइएगा। कि जब आप जिस दिन VFS में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें ना, उसी दिन से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। उस दिन से स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद 6 महीने तक ले होनी चाहिए। जब 6 महीने तक ले रहता है, मैंने उधर क्या होता है ना, 6 महीने तक अगर इसके बीच में ये लोग कभी कभी टाइम पूरा नहीं होता, 6 महीने से पहले एक्सपायर हो जाता है ना, तो इसीलिए सब भी उसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा कि 2-4 रुपये उसमें 100 दिरहम और भी ऐड कर देंगे ना, दुबई से आ रहे हैं तो 100 रुपया और भी ऐड कर देंगे ना, तो वहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। 1 साल के इंश्योरेंस आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाएगा। तो जैसे भी एनी हाउ आपको 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, ठीक है। अब उसका 15 नंबर में डमी टिकट हो गया। डमी टिकट मीन्स समझ इलेक्ट्रिक टिकट। डमी टिकट एक, हाँ, मुझे इस टाइम से लेके इस पीरियड तक ले मुझे ट्रैवल करनी है, ठीक है। तो इसलिए डमी टिकट बनाया जाता है। कोई बंदा ओरिजिनल टिकट काट लेता है, तो ओरिजिनल टिकट आप काट रहे हैं तो इससे क्या होता है ना, आपका मान लीजिए वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसमें आपका पैसा रिटर्न बहुत कम किया जाएगा। लगभग आपको 40% पे करता है ट्रैवल वाला और 60% वो खुद रख लेता है। तो इधर का गवर्नमेंट ने बनाया कि डमी टिकट भी सही रहेगा। डमी टिकट इसलिए कि हाँ, मुझे इस डेट से इस डेट तक लगा, मैं डमी टिकट जब भी बनाइएगा ना 2 मंथ के गैप बनाइएगा, 2 मंथ नहीं तो कम से कम मिनिमम 125 दिन बनाइए, सॉरी लगभग 1 मंथ 25 डेज बनाइएगा, क्योंकि उस सबके पास इधर अभी 1 मंथ का बनाएंगे तो 1 मंथ में ही आपका समझिए डमी टिकट एक्सपायर हो गया। फिर भी बाद में अगर मान ले रिव्यू आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है, बोला फ्लाइट एक्सपायर हो गया, तो फिर ये कब आएगा, तो इसकी वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो आप जब भी डमी टिकट बनवाइएगा ना, तो 150-200 में आता है डमी टिकट। और कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस में ट्रैवल एजेंसी में जाएंगे तो वो बना देता है। तो डमी टिकट तकरीबन आपको जैसे भी लगभग 1 मंथ या 2 मंथ होनी चाहिए। समझिए कि 1 मंथ 25 डेज 20 डेज, या समझिए 50 दिन का बना लीजिएगा, ठीक है। 50 दिन के बाद मुझे ट्रैवल करनी है, उसमें भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर में जो पासपोर्ट का कॉपी रहता है ना, फर्स्ट और लास्ट पेज, अब तो
बहुत सारी कंट्री का फर्स्ट पेज में रहता है, हमारे नेपाल का भी फर्स्ट पेज में, इवन इंडिया का भी फर्स्ट पेज में। तो अगर फर्स्ट और दोनों में है ना, पुराना जो पासवर्ड रहता है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट पेज दोनों रहता है, तो फर्स्ट और लास्ट पेज का भी उसमें प्रिंट करा के अब डालिएगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पेज का, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में हो गया वीज़ा कॉपी। समझिए कि आप दुबई में रह रहे हो, दुबई में चाहे कतार में, चाहे सऊदी में हो, चाहे यूएई में, बहरीन, कुवैत में, कोई भी हो, जिस कंट्री में हो ना, चाहे मलेशिया में, किधर भी हो, तो आपको वीज़ा का कॉपी रहता है ना, वीज़ा कॉपी उसमें अटैच करिएगा। वीज़ा कॉपी अपना प्रिंट निकालिएगा, फिर उसके बाद वीज़ा कॉपी प्रिंट करके उसमें डालिएगा। 18 नंबर में आईडी कार्ड। अब जिस देश में रह रहे हो, जैसे दुबई, कतार, उधर अब रहते हो ना, तो उधर का आईडी कार्ड एनी हो आपको लाजमी उधर जाकर बताना है। इवन आईडी कार्ड भी उधर कभी कभी मांग लेता है VFS में, तो आपको आईडी कार्ड भी चाहिए। आईडी कार्ड का प्रिंट भी फर्स्ट और लास्ट पे प्रिंट करा के आराम से उसमें सबमिट करिएगा। 18 नंबर। 19 नंबर में NOC लेटर। अब समझिए कि NOC लेटर क्या होता है कि अब जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, समझिए कि अब जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें एक NOC लेटर मीन्स, हाँ ये मेरा स्टाफ है जो हमारे कंपनी में काम कर रहा है, मैं ठीक है, मैं इसको इनवाइट कर, इसको जाने के लिए मैं एक NOC लेटर दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये कांग्रेचुलेसन हो गया, इसका इधर का वीज़ा, माल्टा का वीज़ा लगा है, माल्टा वीज़ा के लिए ये हमसे अप्रूवल मांगा है, तो मैं इस बंदे को भेजने के लिए रेडी हूँ। तो इस हिसाब से एक NOC लेटर बना के कंपनी वाला देता है। मान लीजिए कोई कंपनी, अगर आप कंपनी को बोलते हो तो टर्मिनेट भी कर देता है ऐसा। इस सूरत में आप क्या करिएगा कि अगर आपके पास भी NOC लेटर नहीं है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, मत भी डालिएगा। हाँ, एक चीज़ मांगिएगा कि सैलरी, जो कंपनी का जो सैलरी सर्टिफिकेट है ना, वो श्योर डालिएगा, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट नी हाउ आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट और NOC लेटर नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर NOC लेटर हो जाता है तो VFS में थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है, इसे को डॉक्यूमेंट चेक करने में, हाँ ठीक है, चीज़ चेक इधर भी आइडेंटा माल्टा में VFS चेक, जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाला होता है ना, उसके लिए ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद 20 नंबर में सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी सर्टिफिकेट लाजमी इसमें डालिएगा। अगर NOC लेटर नहीं होता है तो आप सैलरी सर्टिफिकेट एनी हाउ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में आ जाओ कि आप जो एजुकेशन किए है, ठीक है, +2 हो गया, 10th क्लास हो गया, चाहे बैचलर डिग्री किया है ना, तो अपना डॉक्यूमेंट उसमें अपना स्कूल का सर्टिफिकेट डालिएगा, ठीक है। +2 का भी होगा तो चलेगा, ठीक है। और चाहे बैचलर की भी हो, बैचलर का भी सर्टिफिकेट है तो आराम से ईजी हो गया, दोनों सर्टिफिकेट आराम से डाल दीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर में आप एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर आप कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास है ना, तो आपके पास वो जो एक्सपीरियंस लेटर है तो इजी से प्रिंट करा के वो भी डालिएगा। एक्सपीरियंस लेटर एनी हाउ डालिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर नहीं डालते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि 25 का 26 का एज हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो इधर का गवर्नमेंट एडिटर माल्टा यही सोचता है कि इसके पास 25 का एज हो गया, 26 का एज हो गया, इसने कोई भी काम नहीं किया, उसमें एक एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है, तो इसलिए सब कभी कभी ये लोग सोचते हैं, ठीक है, ये लोग का माइंड दूसरे हिसाब से चलता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेटर एनी हाउ डालिएगा, ठीक है। अब दुबई में हो तो आप मोहरे से भी एक्सपीरियंस लेटर आप निकाल सकते हैं, उधर भी ईजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 23 नंबर में, 23 नंबर में कोविड-19 जो हमारा जो कोरोना वायरस आया था ना, उसका कार्ड जो रहता है तो कार्ड का भी प्रिंट करके उसमें डालिएगा कोविड-19 का। 24 नंबर में ये हो गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो। समझिएगा माल्टा में जो साइज़ का फ़ोटो लगता है ना, जो उसमें 41x35 mm का ऐसा फ़ोटो लगता है, तो फ़ोटो जाके फ़ोटो स्टूडियो बोलेगा मुझे इस कंट्री का इस साइज़ का फ़ोटो मुझे चाहिए, तो वो लोग उसी टाइम अपना फ़ोटो खींच के डाल देगा, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो रहता है ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगभग 3 लेके जाइएगा, ठीक है, 3 लेके जाइएगा, उसमें 2 अपना रख लेगा। अगर एक्स्ट्रा के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमेशा हर एक चीज़ एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है भाई। तो उससे तो 2 पासपोर्ट 2 फ़ोटो ले लेगा, ठीक है। 24 नंबर पासपोर्ट का फ़ोटो साइज़ फ़ोटो डालिएगा। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत लाजमी होता है, बुझ गया। इधर बिना पुलिस क्लियरेंस का आपका एक भी डॉक्यूमेंट भी नहीं हिलता ही नहीं है। इधर आप पुलिस क्लियरेंस नहीं रहेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट भी नहीं हिलता है, सच में। इधर कोई पास उस बनाना है तो पुलिस से सर्टिफिकेट मांगता है, इधर माल्टा में एक भी कंपनी का पास बनाना है तो पुलिस सर्टिफिकेट मांगता है।
चाहे इधर का फुल हैंडलिंग कार्ड भी बनाएंगे ना, तो पुलिस सर्टिफिकेट भी मांगता है। तो गाइस 25 नंबर में पुलिस सर्टिफिकेट एनी हाउ लाजमी आप रख लीजिएगा, ठीक है। पुलिस सर्टिफिकेट दुबई में तो 200 दिरहम लगेगा, उससे कोई भी अगर नेपाल चाहे इंडिया से हो जाए तो फ्री में बनता है, ठीक है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी उसमें डाले, अटैच में करिएगा। और 26 में ओरिजिनल जो पासपोर्ट होता है ना, ओरिजिनल जो पासपोर्ट वो उसमें लेके लाजमी लेके जाइएगा, क्योंकि वो पासपोर्ट आपके पास नहीं रहेगा। वो पासपोर्ट इधर माल्टा में आता है, ठीक है, एडिटा माल्टा में, वो रख लिया था डॉक्यूमेंट के साथ आपका रख लेगा, उसमें वीज़ा का स्टाम्प लग के तभी दिया जाता है। तो उसका क्या, तो ओरिजिनल पासपोर्ट भी मत भूलिएगा, ठीक है। ओरिजिनल पासपोर्ट में डाल के आप डॉक्यूमेंट VFS में जाइएगा, ठीक है। अब ये सब हो गया, तो इसमें जितना लगभग 26 मैंने पेपर जितना बोला हूँ ना, वो आपको एनी हाउ चाहिए, ठीक है। अब इसमें से समझो ये चाहे जो डॉक्यूमेंट भेजेगी ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ ये हो गया, HR का ID, ये मत भूलिएगा, ठीक है। दूसरी हो गया VFS का फॉर्म, एक कवर लेटर हो गया, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। ये जितना मैंने बोला ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। 26 नंबर का ये डॉक्यूमेंट है, 26 मैंने बोला हो, 26 का डॉक्यूमेंट बोला हो, तो ये सब पूरा आपको लाजमी चाहिए। इसमें एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है, इसमें में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फ्लाइट डमी टिकट वगैरह, ये सब पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो गाइस आप ये जितना है ना पूरा मैं स्क्रीन में दिखाता रहूँ, तो आप अपना फ़ोटो खींच के रखिएगा, चाहे अपना पेपर में लिख लीजिएगा। जब VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट करे जा रहे हैं तो ये पूरा लेके साथ में जाइएगा। और इसमें अगर इतना डॉक्यूमेंट वापस लेके जाते हैं ना, किसी एजेंट के पास मत जाइएगा, क्योंकि वो अभी आपसे 3,000 5,000 रुपया ले लेगा, दिरहम ले लेगा। मतलब दुबई में होता है तो कतार में भी तो इतना ही पैसा लगता है। किसी एजेंट के पास जाने के ये वीडियो देखिए, इतने वीडियो देख के उसके बाद आराम से इजी अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, अपना मजा से वीज़ा लग जाएगा, उसमें कोई एजेंट के थ्रू नहीं भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ये सब डॉक्यूमेंट बनाने, तो आप मुझे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझसे मैसेज में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं उसके बाद मैं आप डॉक्यूमेंट सजेशन बोल दूँगा ऐसे ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कि मेरे एक वीडियो आप शेयर करते हैं ना, तो समझिए कि दूसरे बंदे को हेल्प भी हो जाएगा, उसको मालूम नहीं होगा तो उसको हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।